Assalamu alaikum students, class 9 biology and second chapter. I hope you people are doing well और आप स्टडीज़ अच्छी तरह से कर रहे होंगे, लेक्चर समझ भी रहे होंगे। बेटा आपको पता है कि आप वीकली आपके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को बायोलॉजी के लेक्चर्स आते हैं, लेक्चर क्लास होती है। बाकी रेस्ट ऑफ 3 डेज़ जो है वो आप इन 3 दिनों में इन्हीं लेक्चर्स को अच्छी तरह से सुने, इनको याद करें, इनके नोट्स बनाएं और इनको याद करें। ठीक है, इस तरह से आपकी साथ साथ तैयारी भी होती जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट होंगे। इंशाल्लाह यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। और वैसे भी आपका सिलेबस काफ़ी शॉर्ट हो गया है। ओके, अच्छा, प्रीवियसली हमने प्रीवियस वीक में हमने माइटोसिस डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ माइटोसिस एंड द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, हाउ मेनी फेजेस ऑफ माइटोसिस आर एंड व्हाट इज़ द रियल साइकिल ऑफ माइटोसिस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हम माइटोसिस की इम्पॉर्टेंस पे लेक्चर डिलीवर करेंगे कि माइटोसिस की क्या अहमियत है। तो ये आपको पता है कि सेल डिवीज़न है जिसमें कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स वही रहते हैं जो उसके पेरेंट्स में हैं, और हर स्पीशीज़ का नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम डेफिनेट होता है। अगर स्पीशीज़ में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स बढ़ जाए, कम हो जाए, तो वो स्पीशी बदल जाती है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये जो माइटोसिस का सेल डिवीज़न है वो ग्रोथ डिवीज़न में हेल्प करता है। यानी ग्रोथ का मतलब आप जब बढ़ते हैं 1 से 2 सेल्स में, 2 से 4 सेल्स में, 4 से 8 सेल्स में, तो ये ग्रोथ में सेल्स डिवाइड होते हैं। तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स को वही रखता है माइटोसिस जो कि पेरेंट्स के अंदर था। क्योंकि एक सिंगल पेरेंट है, इसमें 2 पेरेंट्स नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ही सिंगल पेरेंट है। तो जो डॉटर सेल्स बनते हैं उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स को वही डेफिनेट रखता है माइटोसिस के सेल डिवीज़न के थ्रू। एक तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस होगी। दूसरी ये कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें कि ओनली सिंगल पेरेंट टेक्स पार्ट, तो उसमें भी क्रोमोसोम्स की तादाद जो उस ख़ास स्पीशी की है वो उसको बरकरार रखता है। कौन? माइटोसिस के थ्रू। अगर ऐसा ना हो तो स्पीशी चेंज हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं कि ज़्यादातर लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, लाइक अमीबा, इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनके अंदर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, तो वहाँ पर क्रोमोसोम्स की तादाद को डेफिनेट रखने का काम भी यही माइटोसिस करता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स ओनली 1 सिंगल पेरेंट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन 2 पेरेंट्स टेक्स पार्ट। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमैटिक सेल्स डिपेंड्स अपॉन इट। सोमैटिक सेल्स किसको कहते हैं? एक तो होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स जिनका ताल्लुक सिर्फ रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से होता है। रेस्ट ऑफ ऑल सेल्स आर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स। जहाँ कहीं भी आगे भी जिक्र आए सोमैटिक, तो सोमैटिक का मतलब वो तमाम सेल्स हैं जिनका ताल्लुक कोई रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से नहीं होता। बाकी दूसरे कहलाते हैं जर्म सेल्स, जिनका ताल्लुक रिप्रोडक्शन से होता है, तो वो जर्म सेल्स कहलाते हैं। जर्म सेल्स के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होता, बल्कि दूसरा अनदर टाइप ऑफ डिवीज़न जो मियोटिक डिवीज़न है, जो हम बाद में अभी पढ़ेंगे, वो जर्म सेल्स के अंदर होता है। माइटोसिस में जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं उन सब के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है। अच्छा, तो ये तो तमाम सिग्निफिकेंस है माइटोसिस के मुतालिक। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस अभी इसके बाद जो लेक्चर होगा मियोसिस पे होगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी इम्पॉर्टेंस बता दूं ताकि जब आप लेक्चर मियोसिस का सुने तो आपके जहन में हो कि क्या क्या इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस इसकी है। तो मियोसिस जो है ये वो सेल डिवीज़न है जिसमें गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है। जैसे मैंने आपको बताया जर्म सेल्स बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होती है।
मियोस का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है मियोस, मियोस का मतलब होता है रिडक्शन, यानी इसमें जो डॉटर सेल्स बनते हैं इसमें पेरेंट्स के हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम्स की तादाद। तो ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है मियोसिस, वरना ये होगा कि आगे की स्पीशी में क्रोमोसोम्स की तादाद डबल हो जाएगी। अगर मियोसिस का प्रोसेस नहीं होगा जर्म सेल्स के अंदर, तो जब फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो क्रोमोसोम्स की तादाद डबल हो जाएगी और स्पीशीज चेंज हो जाएगी। तो मियोसिस सेल डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ कर देता है जर्म सेल्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि मेंटेन द डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी नस्ल दर नस्ल एक ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हर स्पीशी की है वो जो बरकरार रहती है वो मियोसिस की वजह से। इसके अलावा जो जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, यानी एक ही स्पीशी के मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो छोटे छोटे फ़र्क पाए जाते हैं, यानी वैसे तो सब एक जैसे होते हैं लेकिन जो छोटे छोटे आपके बहन भाइयों में भी आप देखते हैं कि डिफरेंसेस है तो आपकी एक ही पेरेंट्स की औलाद लेकिन हर एक थोड़ा मुख्तलिफ है, इसको हम कहते हैं वेरिएशंस। ये जेनेटिक वेरिएशंस कहलाती है एक से दूसरे शख्स के दरमियान। तो ये भी किसके ज़रिए होता है? मियोसिस सेल डिवीजन के ज़रिए। कैसे होता है जब हम मियोसिस पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मियोसिस का प्रोसेस नहीं होगा दे वुड हैव द गैमेट्स हैड द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम would have doubled after each generation in a species. Thus, meiosis maintains the number of chromosomes in a species through haploid gametes. वही बात कि अगर ऐसा ना हो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होंगे तो जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे और डबल होने से क्या होगा कि वो स्पीशी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सी क्वेश्चंस मैं आपकी जजमेंट के लिए दे रही हूँ, आप थोड़ा जज करें अपने आप को। ये जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ आप इसके आंसर्स दें और लिख कर दें, मेरे क्वेश्चंस पूछें, इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना इस लेक्चर को समझा है। और नहीं समझ आया तो दोबारा से इसको देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पहले माइटोसिस की डिवीज़न में बता चुकी हूँ, व्हाट इज़ क्रोमोसोम्स। उसके बाद ये बताइए कि व्हाट इज़ कैरियोकाइनेसिस एंड व्हाट इज़ साइटोकाइनेसिस, ठीक है। फिर ये बताएं कि हाउ मेनी फेजेस ऑफ माइटोसिस है। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि in which type of cell division growth division takes place, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए which type of the division keeps the number of chromosome constant generation after generation. Which type of cell division keeps the number of chromosomes constant जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये क्वेश्चंस हैं जिसके आप आंसर दें, कॉपी पे लिख लें और अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से लेक्चर को सुनें और इसके आंसर्स को देने की कोशिश करें। इस तरह से आपकी अपनी सेल्फ जजमेंट होगी कि आपने किस लेक्चर को कितना अंडरस्टैंड किया। ओके, थैंक यू।